आज जो जैसे अब इतने साल आज़ादी के बाद हो गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऐसा बात आ जाती है कि टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन उनके पीछे कौन लोग थे, उन्होंने क्या संघर्ष करे, जिसकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ादी से घूम पा रहे हैं। क्रांतिकारी कईयों ने अपने संस्मरण लिखे हैं, कईयों ने तो कहते हैं कि कान खजूरे बिच्छू फर्श पे घूमते होते थे और घुप अंधेरा है, हम देख भी नहीं पा रहे हैं, काट रहे हैं ये पता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। मैं आपको ना फर्दर बात करने से पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मिस्टर प्रदीप देसवाल से। सर हमारे साथ हैं। कैसे हैं हरीश? बहुत बढ़िया। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं और जितना मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप एज ए सिविल इंजीनियर यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करता हूं, द्वारका में, दिल्ली में, वहां मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ जी। और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानने की रुचि आपको बचपन से रही है। जी। बहुत खूब। अभी देखिए, हम ना सेल्युलर जेल के बाहर खड़े हैं। हमने अंदर जाने के लिए टिकट ऑलरेडी निकाल ली है। 30 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट लगता है, वो ऑफलाइन अवेलेबल होता है इजीली। चलिए जी, अंदर चलते हैं जेल के। तो हम ना यहाँ से टूर स्टार्ट करते हैं। मैं क्योंकि 2 बार पहले आ चुका हूँ तो मेरे मन में खुद एक सवाल था। आज हम इसको ऐसे देख रहे हैं, जेल को वी सा बन रहा है। इसके पीछे कुछ थॉट था? ये असल में हरीश जी 7 विंग थी ऐसी, हमें 2 दिख रही हैं इसलिए वी बनता है। वो सामने वहां पे सेंट्रल टावर है, वॉच टावर। वो सेंट्रल टावर से, उसको आप समझिए एक सर्कल है, उसका ये सेंटर है, उससे 7 रेडियस निकल रहे हैं। जी हाँ। अभी 3 बची हैं। 1896 में बननी शुरू होती है, फेजेस में बनती है, 1910 में फाइनल कंप्लीट हो गया। इसमें 693 टोटल सेल्स थी, बैरक्स नहीं थी, तो हर कैदी को एक सेल मिलती थी। 13 फुट बाई 7 फुट की वो सेल्स हैं और 3 स्टोरी है। तो आप देखेंगे एक वार्डर एक फ्लोर पे एक बार रहता था। तो 7 विंग्स हैं, एक पे 3 हो गई, 21। रात की अगर मैं बात करूं, 3 घंटे की एक शिफ्ट उनकी होती थी, तो 4 लग जाते थे। तो ऐसे टोटल 84 इसमें वार्डर रात को ड्यूटी देते थे। 1857 में जो आज़ादी का पहला संग्राम होता है, तो हजारों लोगों को अंग्रेज चाहते थे कि इनको भारत से दूर रखा जाए, क्योंकि यहाँ ये रहेंगे, जिस जेल में जहाँ भी रखेंगे, इनसे मोटिवेशन बाकी लोगों को मिलेगा। तो तब 1858 में यहाँ पे दोबारा से शुरू होती है, वो बस्ती बनती है वाइपर आइलैंड में। और फिर उनको महसूस होता है कि वहाँ ऐसी जेल नहीं थी, वो बस्ती थी, और यहाँ से भी बल्कि बस्तियों बाद में जाते रहे हैं। तो एक जेल की ज़रूरत उनको महसूस हुई, जेल के जैसी जेल हो। तब 1896 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। देखिए क्या है ना, 2 विंग के बीच में ये जो जगह थी, ये वर्कशॉप हुआ करती थी। ये कोल्हू है हरीश जी, ओरिजिनल कोल्हू है उस जमाने का। इसमें सूखे नारियल डाले जाते थे और एक क्रांतिकारी को, आज़ादी को, सिपाही को 30 पाउंड तेल एक दिन में निकालना पड़ता था। और बहुत सारे, ज़्यादातर उनमें से ऐसे थे जो संभ्रांत परिवारों से आए थे, पढ़े लिखे नौजवान थे। 30-30 पाउंड इसको बैल की तरह घुमाना पड़ता था और इसमें तेल कलेक्ट होता था। इससे कम निकलने पे बड़ी सजाएं हुआ करती थी। यहाँ वही ऑयल मिल है। इसके साथ क्या था, नारियल का छिलका उतारते थे और छिलके से रेशा निकालते थे, कूट कूट के। नारियल के छिलके को, नीचे लकड़ी का फट्टा और ऊपर लकड़ी का ही एक भारी डंडा, मार मार के रेशा निकालते थे। एक दिन में 2 पाउंड रेशा निकालना होता था। आम आदमी से शायद 2 पाउंड क्या, आधा पाउंड भी नहीं निकलेगा। सावरकर लिखते हैं अपनी किताब जो मेरा आजीवन कारावास, कहते हैं पहले ही दिन हाथ मेरे लहू लुहान हो गए थे, छाले पड़ के फूट गए, खून के फव्वारे छूटने लगे, पर मैं आधा पाउंड नहीं निकाल पाया था और बहुत मार भी सही थी। सेल्युलर जेल के बारे में तो हम लोग जब से स्कूल में जा रहे हैं, तब से जब भी हमारे करिकुलम में ये चीज़ आती थी, तो हमें तब से ये बात माइंड में थी कि सेल्युलर जेल में जो फ्रीडम फाइटर्स के अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार फ्रीडम फाइटर्स के प्रति किया, वो इनह्यूमन था। हाँ बिल्कुल, आप अंदाजा लगाइए, सुबह यहाँ पे 6 बजे आके 10 बजे तक आपको ये तेल निकालना है। इस 4 घंटे के दौरान आपको घूमते रहना है, बैठना नहीं है, बैठने पे कोड़े बरसते थे।
और कई बार ऐसा भी हुआ, खाना बहुत गंदा मिलता था, गंदा खाना है, पेट खराब हो जाता था, और किसी ने कहा कि मेरे को बाउल मूवमेंट हो रहे हैं, मुझे टॉयलेट जाना है, जाने दीजिए, तो जाना इजाज़त नहीं थी, कोड़े बरसते थे। और कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि तेल निकालते निकालते आदमी का यहाँ पे स्टूल पास हो गया है, और फिर तो कितनी सजा मिली होगी अंदाजा कीजिए। जी हाँ, जी हाँ, जी। ये देखिए, ये सामने टिकटिकी इसको कहते हैं, इसका बहुत इस्तेमाल पंजाब में भी बहुत होता था आज़ादी के सिपाहियों के ऊपर। पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, उधर से कमर बांध दी, और इसके बाद बेंत की सजा मिलती थी, नंगे बदन, और हर बेंत के साथ खून गिरता था, मांस के टुकड़े गिरते थे, और आप फिर भी वंदे मातरम बोल रहे हैं। मतलब इंसान के ना, मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप यहाँ पर आके इमेजिन करने की कोशिश करो कि किस प्रकार का अत्याचार था फ्रीडम फाइटर्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बेहिसाब था। वो सामने आप देखेंगे कि किस तरह का पनिशमेंट होता था। ये उसी नारियल के रेशे से बनी हुई ये ड्रेस पहना दी आपको। ह्यूमिडिटी कितनी है आप देख ही रहे हैं, अभी अक्टूबर में हैं हम यहाँ पे। ये चेन फेटर्स आपको बांध दिया चेन्स के साथ, अब काम तो करना ही है पर चेन्स में रहिए अब आप। ये पनिशमेंट था। और हाथ ऊपर करके खड़े कर देते थे, 7 दिन 7 दिन खड़े रहना, बांध दिया आपको, आप बैठ भी नहीं सकते। पाँव और हाथ दोनों बांधकर आपको खड़ा कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, वो अलग अलग आप देखिएगा। ये क्रॉस बार फेटर्स, ये तो एक्सट्रीम ही हो गए। आप देखेंगे पाँव के बीच में भी दोनों हॉरिजॉन्टल जो रॉड डाल दी गई, अब पाँव आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी नहीं हो सकते हैं। ना ही आप अपना घुटने को मोड़ सकते हैं, ना घुटना मोड़ सकते हैं। और आपको कई कई दिन तक ऐसे ही खड़े रहना है इन्हीं कपड़ों में। यूरिन भी पास कर रहे हैं, स्टूल भी पास कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मार पड़ रही है आपके ऊपर। इस तरह ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने हमारे लिए। हरीश जी ये यातना ये सह रहे थे और इनके परिवार वहाँ सह रहे थे। ज़मीनें जब्त, घर कुड़की, बर्तन कुड़की, परिवार तबाह बर्बाद हो जाते थे। ये भी नहीं कि इन्होंने यातना सही तो परिवार को ही कम से कम, और मान सम्मान भी नहीं मिलता था। अपमानित करता था पड़ोस भी, मोहल्ला भी, वो गांव भी। डाकू कहते थे इनको। तो उस समय का एनवायरनमेंट ऐसा था। अंग्रेज जिस हिसाब से मोल्ड करना चाहते थे वो चीज़ों को मोल्ड कर देते थे। साल में एक चिट्ठी भेजने की इजाज़त थी, और वो 20 साल के बाद, जैसे आज आप आए हैं तो 1 साल तक चिट्ठी नहीं डाल सकते हैं। 1 साल में अगर आपको एक बार भी पनिशमेंट मिला है किसी बात के लिए तो फिर वो एक चिट्ठी भी अलाउड नहीं थी। किसी ने मान लीजिए बात कर ली थी एक दिन काम करते हुए अपने साथियों से, तो इस बात का पनिशमेंट मिला था, आपके रिकॉर्ड में दर्ज है। अब आपको वो एक चिट्ठी भेजनी भी नहीं है। हाँ, और जो चिट्ठी भेजी जाती थी, कंडीशंस यहाँ की क्या है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं लिख सकते थे आप। ओपन लेटर होता था, वो कोई एनवेलप में नहीं था। जी हाँ, बहुत बड़ा तीर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इस धरती को नमन है। नमन है जी, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी पुण्य भूमि है जहाँ उन बलिदानियों का रक्त गिरा है, और उसमें सभी जातियों सभी मजहब के थे। ऐसा नहीं कि कोई एक जाति थी, एक धर्म था, सब ने इस देश के लिए वो कुर्बानियां दी हैं यहाँ आके। ये फांसी घर है। यहाँ आप देखेंगे 3 रस्सियां हैं, यानी कि एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जा सकती थी। और इसमें हम नीचे चलेंगे, नीचे आपको वो बेसमेंट मिलेगा जिसमें फांसी के बाद शव नीचे लटकता रहता था। उस समय का जो फांसी घर था वो क्या क्लोज था या वो ओपन में था? नहीं, वो तो ऐसे शेड तो था ही। शेड तो था। ये देखिए जी, इसके ऊपर हमने देखा था वहां पे 3 रस्सियां थी, तो राफ्टर जब ऊपर से खींचा जाता था तो बॉडी यहाँ नीचे लटकती होती थी। 3-3 के लिए जगह थी, और यहाँ पे फिर लिटा दिया करते थे। टेस्ट करते, जो चेक करना था डॉक्टर ने, उसके बाद हाँ डेथ हो चुकी है, उसके बाद फिर यहाँ से रिमूव होती थी बॉडी। और आज की डेट में कैपिटल पनिशमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, और उस समय ये एक रूटीन था। बड़े दर्द की बात है, मार्च 1858 और अप्रैल 1858, उस 1-1.5 महीने में, तब ये जेल तो हालांकि नहीं बनी थी, वाइपर आइलैंड, वहां से भागने की कोशिश की 600 से ज्यादा लोगों ने। उसमें से 88 पकड़े गए, बाकी डूब गए समुद्र में या ट्राइबल्स के हाथों मारे गए। 88 पकड़े गए भागने की कोशिश करते हुए, उनमें से 86 को फांसी दे दी गई थी। ये वाइपर आइलैंड में ऐसा हुआ? जी 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 जी।
यहाँ देखिए जो खाने का मामला था, विजय कुमार सिन्हा लिखते हैं, विजय कुमार सिन्हा भगत सिंह के साथी थे, वो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हुआ उनका। वो लिखते हैं कि जो दाल हमें मिलती थी वो ऐसी थी जैसे बरसात का मटमैला पानी, दाना दाल का होता ही नहीं था। और जो नाश्ते में मिलता था वो चावल की कांजी होती थी, चावल का सूप कह सकते हैं हम। कहते उसके ऊपर सफ़ेद मरे हुए कीड़े खूब तैरते थे, हम उसको देख के तो नहीं खा सकते थे। और जो आटा जिससे रोटी बनती थी, दाल, वो भी इतने ख़राब होते थे, रोटियां भी कीड़े वाली होती थी, क्योंकि आटा पता नहीं साल पहले आया था मेनलैंड से, पड़ा था उन गोडाउन्स में, किसी ने देखना तो था नहीं। सावरकर लिखते हैं कि जो सब्ज़ी बनती थी वो जंगल की घास टहनियाँ उबाल के, नमक भी ढंग से नहीं, वो उबाल के दे दिया करते थे। और उसमें कहते हैं कि कान खजूरे और सांप मरे हुए मिलते थे, कटे हुए। जैसे हम एंट्री गेट से यहाँ तक वॉक करते आ रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, जैसे ये वेंटिलेशन के लिए अंदर सेल्स हैं, तो उन्होंने वेंटिलेशन के लिए खिड़की दिया हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है ना कि वी शेप होने का, कि आप जैसे से जेल खुलता जाएगा तो आप एक दूसरे से दूर होते जाओ, कि यहाँ कोई है तो वो आगे वाले से बात ना कर सके। इसमें भी आप देखेंगे इसकी हाइट इतनी है कि आप नीचे खड़े होके तो नहीं देख सकते, वो तकरीबन 8 फुट ऊपर जाके, ऊपर से वो भी हाइट पे है ना। हाँ, वो अगर ऊपर हैं तो फिर ये इसके ऊपर इन्होंने जो आगे सनशेड दे दिया तो उससे भी व्यू ब्लॉक होता है। हरीश जी, हम विंग नंबर 7 में हैं। 2nd फ्लोर पे वीर सावरकर की सेल है, वहां चलेंगे, पर उससे पहले आपको शचींद्रनाथ सान्याल की सेल दिखाता हूँ। यहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे हैं। आप ये देखिए, ये सारी सेम साइज की सेल हैं। ये वो सेल है जिसमें शचींद्रनाथ सान्याल रहे। और इसमें देखेंगे ये यहाँ पे, तो आप यहाँ से बोल्ट लगा देते थे, अभी वो हमने खोल दिया है। इसकी वजह है, देखिए, अगर यहाँ लॉक लगाएंगे तो लॉक भी लगाना पड़ेगा, 693 सेल्स हैं, इतनी चाबियां भी संभालनी होंगी, लॉक की जरूरत ही नहीं है। यहाँ कर दिया तो अब अंदर से प्रिजनर कैसे खोलेगा? सिर्फ बोल्ट लगाने भर से अब आपका काम चल गया। समझ गए। आइए आप ये देखिए, ये शचींद्रनाथ सान्याल हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन बनाया इतना बड़ा, और इकलौते क्रांतिकारी जो 2 बार यहाँ सजा काटने आए। पहली बार सजा काटी जी मेनलैंड गए, मेनलैंड गए यहाँ से, जब 1920 में छोड़े गए यहाँ से रिवोल्यूशनरीज, तो उसके बाद जाके आराम से नहीं बैठ गए। फिर इन्होंने बनाया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्लाह थे, बहुत सारे लोग थे। और फिर काकोरी केस हुआ, काकोरी पे जो रेल से सरकारी खजाना लूटा गया था, तो उसमें 4 को तो फांसी हुई थी, कईयों को आजीवन काला पानी हुआ, उनमें से शचींद्रनाथ सान्याल भी थे। और ये वो फट्टा है जिस पे सोने को मिलता था, यही बेड था, ऐसा ये कंबल था, एक वो बिछाना था। ये बेड उसी समय का है या बाद में इन्होंने? उसी समय का शायद हो, इस पे पक्के तौर पे तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना सा होता था। इन सेल्स में आप देखेंगे यहाँ कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। यहाँ एक छोटा सा कटोरा रखा जाता था, मिट्टी का बना हुआ, रात को किसी को यूरिन पास करना है तो उसमें पास करता था, अब उसी के साथ उसको रहना था। और स्टूल किसी को, स्टूल अगर किसी को आ गया वो चीखता चिल्लाता रहेगा। इस पूरी विंग में एक वार्डर हुआ करता था, और वो वार्डर दरवाज़ा खोल के उसको नीचे तो लेके जाएगा नहीं, ये इजाज़त नहीं थी। तो या तो रोक के रहो, अदरवाइज वहीं सेल में स्टूल पास होता था, रात भर उसी हालत में उसको रहना था। वहाँ कोई पानी भी नहीं था, सोचिए किन ह्यूमन कंडीशंस में वो लोग पड़े थे यहाँ पे। और इतना ही नहीं, सुबह उसको खुद साफ करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, उसके बाद मार पड़ेगी कि आपने ऐसा किया क्यों। ये नर्क सहा है उन लोगों ने। एक पानी का टैंक भी होता था नीचे, समुद्र का पानी उसमें आता था, और उसी खारे पानी से नहाना होता था, सोचिए आप। ये देखिए, हम आ गए हैं वीर सावरकर की सेल पे, और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि बाकी सेल्स में एक दरवाज़ा था, यहाँ उनको 2 जगह से रोका गया, बाहर ये एडिशनल प्रोटेक्शन दी, एक लोहे का ये दीवार दरवाज़ा बनाया गया, यहाँ से उनको लॉक कर दिया, और उसके बाद यहाँ से फर्दर लॉक हो गए, तो भागने की कोई चांस नहीं। आपको ध्यान ही है कि वीर सावरकर को जब लंदन से लेके आ रहे थे भारत में, तो जब फ्रांस के पास पहुँचे मार्शेई में, तो वो जहाज से ही कूद के भाग गए थे। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में कि हाँ,
तो वहाँ पे वो देख लिया था अंग्रेजों ने कि ये कर सकते हैं कुछ भी। कौन उम्मीद कर सकता था कि वो उसके पॉट होल से, टॉयलेट के पॉट होल से कूद के समुद्र में कोई यूं भाग जाएगा। इस सेल में भी सावरकर रहे हैं और सेल्स में भी रहे हैं, यहां भी रहे। वो खुद लिखते हैं कि हर 1 महीने में हमारी सेल बदल जाया करती थी। उनकी एक किताब है मेरा आजीवन कारावास, पढ़ने लायक किताब है। यहाँ की पूरी हिस्ट्री जो बीता है औरों के साथ भी, इनके साथ भी, उन्होंने लिखा बड़े डिटेल में। इसी सेल की और ऐसी सेल्स की दीवारों पे उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। वो कहते हैं कि 1000 से 1500 कविताएं लिखी उन्होंने। उनका एक महाकाव्य है कमला, वो भी यहीं रचा गया। और कागज तो मिलता नहीं था, पेन तो मिलता नहीं था, तो फिर लिखते कहाँ पे उनको? वो कहते हैं कि चूने का प्लस्तर हुआ करता था दीवारों पे, और उस पे एक रामपास नाम की कटीली झाड़ी होती थी, कांटे उससे बड़े मजबूत हुआ करते थे। तो वो भी छिपा के कहीं से लाते होंगे, और कहाँ छिपाते होंगे अंग्रेजों से, उससे कुरेद कुरेद के वो कविताएं दीवारों पे लिखा करते थे। हर साल पेंटिंग हो जाती थी, व्हाइट वॉश हो जाता था हर साल, तो वो हर साल मिट भी जानी है, इसलिए उनको कंठस्थ भी करना था। उस कोशिश में वो कहते हैं मैं भूल भी बहुत गया पर याद भी बहुत बचा। मैं भूल भी बहुत गया और याद भी बहुत बचा। हाँ। नीचे जो आपको चेयर्स दिख रही हैं ना, वहाँ पर बैठ के आप लाइट एंड साउंड शो देख सकते हो। हम भी यहाँ पर 4 दिन पहले लाइट एंड साउंड शो देखने आए थे। तो 3 शोज होते हैं, 550, 650, 750। तो आपको टाइम चेक कर लेना चाहिए। और इसकी बुकिंग ऑफलाइन नहीं होती, केवल ऑनलाइन होती है। सेकेंड फ्लोर में सेल से जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं ना, तो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये बोर्ड नंबर 1 जो है, इसमें ऊपर 3 नाम हैं, बॉम्बे लिखा। ये नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, जो जैक्सन नासिक के कलेक्टर थे, उसका वध किया था अनंत कनेरे ने। तो उसमें 3 को यहाँ पे, जिसमें वीर सावरकर, उनके बड़े भाई गणेश सावरकर और दाजी नारायण दोषी, ये 3 आए। और फिर ये पंजाब, ये लिस्ट देख रहे हैं, ये गदर पार्टी वाले हैं, जिसमें करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले जैसों को फांसी हुई थी। और उसी दल के 1915 में इन्होंने सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था भारत में। तो जिनको यहाँ भेजा गया वो नाम यहाँ पे हैं। भाई परमानंद यहाँ पे हैं, बाकी सारे, बाबा भान सिंह वो तो शहीद हुए हैं यहाँ पे। बाबा भान सिंह, गंदी गालियाँ उनको दी, बेरी यहाँ का होता था, रिचर्ड बेरी जेलर। तो बाबा भान सिंह ने, उन्होंने 4 दी तो इन्होंने 8 दे दी। और फिर इनको मारा तो इन्होंने, बुजुर्ग थे हालांकि, तो इन्होंने भी जितना जोर चला इन्होंने मारा वापस, और मार इनको फिर बहुत मारा गया इनको, और यहीं पे शहीद हुए थे बाबा भान सिंह। पृथ्वी सिंह आजाद ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, क्रांति पथ का पथिक, वो पढ़ें, उसमें भी बहुत अच्छा विवरण इन्होंने दिया है यहाँ का। इन्होंने 155 दिन भूख हड़ताल की थी यहीं पे। राम रखा बाली, वो भी गदर पार्टी के ही थे, वो यहाँ शहीद हुए थे। जब उनका यज्ञोपवीत उतरवा लिया और नहीं पहनने दिया तो उन्होंने भूख हड़ताल की। पानी भी नहीं। तो खैर, जब राम रखा शहीद हो गए, बाबा भान सिंह को इतना मारा गया, वो शहीद हो गए। गदर पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे सोहन सिंह बकना। तो सोहन सिंह बुजुर्ग 60 साल के, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद सोहन सिंह ने भूख हड़ताल मेरे ख्याल 2 हफ्ते उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने छोड़ दी। पर पृथ्वी सिंह नहीं माने, 155 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी। और वो लिखते हैं कि मुझे सावरकर ने पत्र भेजा कि छोड़ दो इस भूख हड़ताल को, अब तुम मर रहे हो, इतने दिन हो चुके हैं, मर जाओगे, क्या फायदा है इसका। तो कहते हैं कि मेरे पास जो दलीलें दी थी, मेरे पास उन दलीलों का जवाब नहीं था। तो इतनी देर में क्या हुआ, एक मच्छर आ रहा था, मुझे काट रहा था, बार बार काट रहा था, मैं बहुत दुखी था। मैंने उसको हाथ में दबोच लिया, मसल दिया उंगलियों के बीच, और ये सोच के हाथ खोला कि अब तो मर चुका है, पर वो मच्छर उड़ गया। कहते यहीं से मुझे उत्तर मिल गया। मैंने सावरकर बंधुओं को लिखकर भेजा, यदि मेरी मुट्ठी में मेरे इतने प्रयास के बाद एक मच्छर जिंदा निकल सकता है, आप कतई चिंता ना करें, मैं जिंदा बाहर आऊंगा। हाँ, वो राजपूत थे। तो सावरकर लिखते हैं कि मैंने उनको एक बार मुलाकात हो गई, मैंने हंसी में मजाक के ढंग से समझाया भी, अरे भाई महाराणा प्रताप भी देखिए, उनसे बड़ा वीर कौन होगा। लेकिन हल्दी घाटी में जब परिस्थिति ऐसी थी कि पीछे हटना था, तो वो हटे थे पीछे ताकि फिर लड़ सकें। तो तुम भी जान मत गंवाओ, क्योंकि ये लड़ाई तो बहुत लंबी लड़नी है। तब उन्होंने भूख हड़ताल छोड़ी।
हाँ जी, 155 दिन के बाद। 155 दिन की भूख हड़ताल बोले तो और इतना ही नहीं, उन्होंने कपड़े भी छोड़ दिए, नंगा बदन। हालांकि यहाँ ज्यादा सर्दियां नहीं होती, पर जब सर्दी आई भी तो जमीन पे सो रहे हैं, कपड़े नहीं है तन पे, कुछ भी ओढ़ना कुछ भी नहीं है, और बोलना भी बंद कर दिया। किसी से हाँ ना में भी जवाब नहीं। लिखते हैं कि बहुत गंदी गंदी मुझे गालियां देते थे कि गुस्से में गालियां ही दे, पर नहीं बोलते थे। एक इलाहाबाद से एक मैगजीन निकला करती थी, स्वराज, ये उसके एडिटर थे। छोटी सी कविता है, आजाद होगा ये देश, मांग रहे हैं आजादी बूढ़े और जवान, बांधने लगे हैं असबाब अंग्रेज, अब हरी भी मनाएगा आजादी। तो ये कविता इन्होंने छाप दी मोतीलाल ने अखबार में। इतनी सी बात के लिए दोनों यहां भेज दिए गए, कविता को अखबार में छापने के लिए। काला पानी की सजा। ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि बंदूक उठाओ मारो, ऐसा भी कुछ नहीं था, यहां भेज दिया। पर स्वराज पत्रिका शायद इकलौती ऐसा पत्रिका है जिसके एक दो नहीं जी, 8 संपादक यहां पे आए हैं जी। नौनी गोपाल, 16 साल का लड़का, नानी गोपाल मुखर्जी, बंगाल के हैं। हाँ जी, ये सारे बंगाल के हैं। ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस वाले हैं। 16 साल का लड़का, भूख हड़ताल इन्होंने भी कर दी नंद गोपाल के साथ। इन दोनों को वाइपर आइलैंड शिफ्ट कर दिया यहां से, पर ये तो लड़ते वहां भी रहे, फिर वापस इनको यहां लाया गया। 72 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी नानी गोपाल ने। उल्लासकर दत्त, ये सारे पढ़े लिखे बच्चे थे, जवान थे। उल्लासकर दत्त को तो पागल कर दिया था इन्होंने, इतनी यातनाएं दी थी। वो इनको ईंटों की भट्टी पे लगा दिया ईंटें बनाने के लिए। और हुआ ये कि जो खाना इनको मिलता था वो रोटी, 2 रोटियां देते थे, हालांकि बहुत ख़राब होती थी, और थोड़े से चावल भी मिलते थे। इनके ऊपर जो वार्डर थे वो पठान और बलूच वार्डर हुआ करते थे, वो चावल कम खाते थे, पर रोटी उनको भी 2 ही मिलती थी, क्योंकि वो भी कैदी थे, पर उनको वार्डर बना रखा था, वो मारते बहुत थे। तो इनसे रोटी उन्होंने मांगी कि अपनी रोटी मुझे दे दो, छीनते थे ऐसी रोटियां। तो खैर इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद इनको बहुत यातनाएं दी गई, इनको बिजली के करंट लगाए गए। हम जब यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो देखने आए थे ना, हाँ जी, तब इनके वो बिजली के करंट दिए गए थे उल्लासकर दत्त जी को। इसके बारे में भी जी उसमें बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं कि मतलब एक तरह मेंटल स्टेट इतना खराब कर दिया कि ऐसा इंसान पागल हो जाए। वीर सावरकर लिखते हैं कि 107 डिग्री बुखार था और तब बेड़ियों और हथकड़ियों में इनको खड़ा रखा गया। 107 डिग्री, उसमें पागल हुए और फिर पागल खाने में फेंक दिया गया। 12 साल तक पागल खाने में रहे हैं उल्लासकर दत्त। हम सेंट्रल वॉच टावर के टेरेस पे आ गए हैं हरीश जी। यहाँ से हम जो 3 विंग 7 में से बची हैं वो दिख रही हैं। ये विंग नंबर 1 है और ये विंग नंबर 2 होती थी। इसकी सिर्फ बैक वॉल अभी बची है, बाकी सब डैमेज हो गया। इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये सामने 7 है जिसमें अभी हम वीर सावरकर की सेल देख के आए हैं। यहाँ पर खड़े होकर ना हमारे को आइलैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। सामने की तरफ जो आइलैंड दिख रहा है वो है माउंट हैरियट। मैं लेफ्ट हैंड साइड को फिंगर पिन पॉइंट कर रहा हूँ, और उसके बगल में ही ना जो आइलैंड है वो नॉर्थ बे है। पुराना जो 20 रुपये का नोट था ना, उसमें नॉर्थ बे आइलैंड में जो लाइट हाउस है ना उसका फ़ोटो था, वो नॉर्थ बे हो गया। सामने आप बे ऑफ बंगाल देख रहे हो, और उस तरफ को हैवलॉक आइलैंड है। बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा क्योंकि फॉगी है, लेकिन वहाँ हैवलॉक है और हैवलॉक के बगल में नील है। आई से मैं देख पा रहा हूँ नील, लेकिन जोग्राफिकली दूर है। और ये रॉस आइलैंड है सामने वाला, और इसके ऊपर भी है ना। इसके ऊपर बिल्कुल जा सकते हैं, अभी ओपन है, हम जाके देख सकते हैं। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर खड़े होकर अंग्रेज पूरा ध्यान रखते थे कि हर विंग में क्या एक्टिविटी हो रही है। बिल्कुल। और सी पे भी नज़र रहती थी। हाँ जी। जब हम रॉस आइलैंड विजिट करने गए थे ना, तो वहाँ पर एक मैम मिली थी। तो वहाँ हमने उनसे ऐसे सवाल पूछे थे कि अंग्रेज़ों ने रॉस आइलैंड को ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्यों चुना। हाँ जी। उनको काफ़ी नॉलेज है क्योंकि वो इधर से इधर इस एरिया को बिलोंग करती हैं। तो उन्होंने फिर बताया था, हम लोग ने अपने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया था। बाकी टूरिस्ट पूरा जब जेल विजिट करके यहाँ आते हैं तो एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा है जेल का। वापस हम लोग ना ग्राउंड फ्लोर आ चुके हैं। यहाँ पे हरीश जी
मई 1933 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल हुई। वैसे 4 बार यहाँ बड़ी भूख हड़ताल हुई है। मई 1933 में भूख हड़ताल होती है। जनवरी 1933 में भगत सिंह के कुछ वीर साथी यहाँ लाए गए, बटुकेश्वर दत्त, बाकी लोग। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ी नारकीय जीवन था, बड़ी ख़राब हालत थी। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस भी दिया 1 महीने का कि ठीक करिए, अदरवाइज फिर आंदोलन होगा। कुछ बदला नहीं। तब वो भूख हड़ताल शुरू होती है 12 मई 1933 को, और 17 मई को फिर फोर्स्ड फीडिंग शुरू करते हैं जेल वाले। उस फोर्स्ड फीडिंग के दौरान 17 मई को महावीर सिंह का बलिदान होता है 1933 में। वो बड़े तगड़े थे शरीर के। 2 डॉक्टर उनकी सेल में आए, साथ में वो 8-10 वार्डन थे, पठान हुआ करते थे। तो इनको ज़बरदस्ती ज़मीन पे गिरा के नाक के ज़रिए नाली लगा के दूध पिलाना था। हालांकि भूख हड़ताल का 6ठा दिन था, पर बड़ी ताकत से उन्होंने उसका विरोध किया, पूरी जान लगा दी। और उस जद्दोजहद में वो नली इनके फेफड़े में चली गई पेट की बजाय, और वो फेफड़े दूध से भर गए और वो छोड़ के बेहाल चले गए। तो उन्होंने उस टाइम बगल की कोठरी में उन्हीं के साथी डॉक्टर गया प्रसाद थे। तो गया प्रसाद ये तो देख रहे हैं बगल में शोर हो रहा है बगल की कोठरी में। तो गया प्रसाद ने कहा क्या हुआ क्या हुआ। तो वो हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, वो इतना बोल पाए, गुड बाय डॉक्टर। हाँ, और कुछ टाइम के बाद फिर उनकी डेथ हो गई थी। उनको कोशिश की, जो भी इन्होंने असली नकली सच्चा झूठा इलाज किया होगा। उस महीने में, उस भूख हड़ताल में असल में 3 वीरों ने बलिदान दिया था। एक तो महावीर सिंह हो गए, उसके बाद 26 अप्रैल को वो थे मोहन किशोर नामदास, वो शहीद हुए उसी भूख हड़ताल के दौरान फोर्स फीडिंग में। और 28 को हुए फिर मोहित मैत्रा। कुछ देर पहले आपने जिक्र किया 1938 में ये प्रिजन खाली हो गया। फिर जापानी जब यहाँ पर आए 42 में, तो मैंने कहीं पढ़ा कि उस समय भी प्रिजन में लोग थे और उन्होंने उन पे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार करे। तो क्या ये दोबारा लोग काला पानी सज़ा के लिए आए थे इस दौरान में? देखिए 1938 जनवरी तक यहाँ से जो गए वो थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स। 1937 दिसंबर में वो सिलसिला शुरू हुआ था। पर बाद में यहाँ पे जो दूसरे अपराधों में आए हुए थे वो तो थे ना, उनको शिफ्ट तो किया नहीं था। अच्छा। देश में किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने कोई डाका डाला था, और भी क्राइम करने वाले थे। अच्छा। तो उनको भी यहाँ भेज रखा था। और बल्कि वही लोग हुआ करते थे जिनको वो वार्डर, जमादार, टिंडील बनाया करते थे, और उनके हाथों पिटाई हुआ करती थी आज़ादी के सिपाहियों की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने प्रिजन विजिट किया। हाँ जी। अत्याचार तो उस समय जापानी भी कर रहे थे प्रिजनर्स के ऊपर भी और एक आम नागरिक के ऊपर भी। तो क्या हुआ कि क्या उन्होंने पूरा जेल विजिट किया या जापानियों ने उनको वही हिस्सा दिखाया जो फ्रेंडली था, जहाँ पर प्रिजनर्स थे ही नहीं? हाँ। एक्चुअली में किस प्रकार से ये हुआ? देखिए, नेताजी सुभाष की आज़ाद हिंद सरकार को दिसंबर 1943 में अंडमान निकोबार आइलैंड्स का पोजीशन मिलता है, और 29 दिसंबर से 3 दिन के लिए नेताजी सुभाष यहाँ आए, प्रिजन को भी विजिट किया, जिमखाना पे उन्होंने तिरंगा भी फहराया। अब वो विजिट किया तो इतना समय तो उनके पास वैसे भी शायद ना रहा हो कि एक एक सेल को जाके देखें। और ये बात सही, आप बिल्कुल सही कहें कि जापानीज़ ने भी बहुत अत्याचार किए थे आम नागरिकों को। वो कहते थे, देखिए अंग्रेज़ तो ये कहते थे कि तुम हमारे खिलाफ हो इसलिए यहाँ पटक दिए, जापानीज़ कहते थे तुम अंग्रेज़ों के साथ हो। बहुत लोगों को उन्होंने मारा इस तरह से। और फिर 1945 में जब जापान भी हार गया तो आज़ाद हिंद सरकार भी पीछे हटना पड़ा फिर, और फिर ये दोबारा से अंग्रेज़ों के पास आ गया था। हाँ, ये मतलब 2 कड़ी हैं बीच में। हाँ, इंग्लिश, जापानीज, फिर इंग्लिश, अगेन इंग्लिश। बिल्कुल। ये जो साइट हम देख रहे हैं, यहाँ पे अस्पताल हुआ करता था, अभी एक मेमोरियल वहाँ पे बना दिया गया। तो एक चीज़ सोचने वाली है कि ये हॉस्पिटल है, बगल में जेल है। अब आज जो हम जिस रूप में देख रहे हैं बीच का एरिया ओपन है, तो ऐसा मेरे को लगता है होना रहता रहेगा कि ये वॉल ना सीधी जाके जेल क्लोज कर देते होंगे। बिल्कुल। तो अगर आपने जेल से हॉस्पिटल आना है तो कोई डोर रहता होगा ना? ऑब्वियसली यहाँ से भी अंदर गए होंगे तो सब खुला होता तो कोई भी भाग भी जाएगा चारों तरफ। तो समय के साथ वो जी 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 जैसे 7 में से 4 विंग चली गई, वो भी हट गई। अब हमारा ये देखिए सेलुलर जेल का विजिट कंप्लीट हो गया। प्रदीप जी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आपकी नॉलेज को डीपली अप्रिशिएट करता हूँ।
क्योंकि जितनी डिटेल में आपने हमें हर इवेंट के बारे में बताया, चीज़ें कैसे अनफोल्ड हुई उनके बारे में बताया, काबिल तारीफ़ है। और जैसे आप पहले ही आपने मेरे को बताया था कि आपको ये रुचि बचपन से रही है। पहले आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ा करते थे जब आप स्कूल डेज़ में थे, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो अब हमारा प्लान ये है कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे हम लोग माउंट हैरियट विज़िट करने जा रहे हैं, जिसका नया नाम है माउंट मणिपुर। और कल हम प्लान करेंगे बारातंग जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग हमको निकलना होगा, वापस आते आते अंधेरा हो चुका होगा, 7 या 8 बज जाएंगे। परसों हम लोग पोर्ट ब्लेयर के सराउंडिंग्स विजिट करेंगे। आपका फिर से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे, और आपने आपके माध्यम से आपके लाखों चाहने वालों से मेरी भी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। बहुत बढ़िया। और ये एपिसोड एंड करने से पहले हमारी तरफ से जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।